हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी साइंस की प्लेलिस्ट। ठीक है। आज से मैं आपका साइंस का जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर रही हूँ। देन जो मैंने पीछे वीडियो डाली थी जिसमें हमने क्या पढ़ा था, सिलेबस पढ़ा था। ठीक है। सिलेबस को आपने देखा होगा, समझा होगा। उम्मीद है आपको वो समझ में आया होगा। उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, हमारी आगे की सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको क्या है, पूरा कंटेंट जो है, आपका जो सिलेबस है वो पूरा इस प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है। आपको अलग अलग जगह जाकर नहीं देखना पड़ेगा। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, पूरा प्लेलिस्ट लेकर आई हूँ। मैं आज आपके लिए फर्स्ट वीडियो डाल रही हूँ, उसके बाद सेकंड, थर्ड से करके आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। ठीक है। आप टेंशन नहीं लेना, आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है चैप्टर फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है। हम हमारे फूड और मतलब खाना और हमारे मानव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ये चैप्टर इसी से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देन चैप्टर नंबर फर्स्ट है, आपने देखा होगा, ये हमारा आरबीएससी सिलेबस का है और क्लास 10th का है। ये आपको पता ही है, क्लास 10th का आरबीएससी का सिलेबस है और चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है। जो कि हमारे न्यू सिलेबस की अकॉर्डिंग है। न्यू सिलेबस है, आप इसका टेंशन नहीं लेना। तो न्यू सिलेबस हम करवाएंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम भोजन के मुख्य घटक पढ़ेंगे। इसमें जो टॉपिक है वो सारे मैंने वही करवाए हैं जो आपके सिलेबस के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। पढ़ना तो आपको पूरा पड़ेगा, बट आपको लर्न क्या क्या चीज़ें करनी है वो साथ के साथ मैं बताते जाऊंगी। ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं भोजन के मुख्य घटक। मुख्य घटक क्या है, जो हमारे भोजन में हम जो भी भोजन लेते हैं उसमें क्या क्या मिक्स होता है। ठीक है। तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान है। देन हम उसको खाते हैं तो हमारी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होगा, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। बहुत इजी सा चैप्टर है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो चलिए देखते हैं भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से घटक होते हैं हमारे भोजन में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल। ठीक है। ये सारे क्या है, घटक हैं जो हमारे भोजन में प्रेजेंट हो तो हमारा भोजन सही रहता है। अगर इनमें से एक की भी कमी हो जाए, मान लीजिए जैसे कार्बोहाइड्रेट नहीं है हमारे फूड में, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा फूड सही नहीं रहेगा। ठीक है। देन प्रोटीन नहीं होगा या फिर वसा नहीं होगा, कोई भी एक तत्व या घटक भी नहीं होने पर हमारा भोजन असंतुलित कहलाएगा। ठीक है। तो हम वो आगे पढ़ेंगे कि संतुलित या असंतुलित क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए संतुलित भोजन क्या होता है। ठीक है। मोस्ट है आपके इसमें ये संतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन क्या होता है, देखिए जो भोजन हम लेते हैं उसमें क्या है, जो हमें ये घटक पड़े हैं ये क्या है, पोषक तत्व हैं। ये हमारे पोषक तत्व हैं। ठीक है। पोषक तत्व या फिर घटक। ठीक है। तो अगर हम ऐसा भोजन लेते हैं जिसमें सारे तत्व प्रेजेंट हो, जिसमें सारे तत्व क्या हो, प्रेजेंट हो, देन वो भोजन क्या कहलाएगा, संतुलित भोजन। ठीक है। तो वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व का मतलब क्या है, ये वाले, ये क्या है, सारे तत्व प्रेजेंट होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल, सब कुछ प्रेजेंट होगा तो वो ये पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो तो उसे क्या कहेंगे, हम संतुलित भोजन कहेंगे। ठीक है। तो ये हमारा संतुलित भोजन की डेफिनेशन है। क्या होता है कि जो भी हमें घटक, हमारे ये सारे घटक हमारे यदि फूड में प्रेजेंट होंगे, देन वो क्या कहलाएगा, संतुलित भोजन कहलाएगा। ठीक है। अब हम संतुलित भोजन तो समझ चुके हैं कि हमें संतुलित भोजन होता क्या है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, हम क्यों लें संतुलित भोजन, हमारे खाने में क्या मतलब हम संतुलित भोजन खाएं तो हमें क्या फ़ायदा होगा। देन हम इसका लाभ पढ़ेंगे। लाभ क्या है हमें संतुलित भोजन लेने का, यह है संतुलित भोजन लेने के लाभ। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, शरीर को मजबूत करना। अगर हम संतुलित भोजन लेते हैं तो हमारा शरीर क्या होगा, मजबूत होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। संतुलित भोजन लेने से रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, हमें रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है, उसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है। तो वो स्ट्रांग होती है हमारी।
देन आता है दिमाग को तेज करना। दिमाग को तेज करने के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम अच्छा भोजन लें, ठीक है। तो हमारा माइंड भी फ्रेश रहेगा, देन मतलब हमारा दिमाग तेज चलेगा, हर चीज़ में आगे रहेगा। देन आता है फोर्थ इसका लाभ, शरीर को स्वस्थ रखना। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलित भोजन लेना पड़ेगा। और संतुलित भोजन क्या होता है, जिसमें सभी पोषक तत्व प्रेजेंट हो। भाई आ गई बात समझ में? ठीक है, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कुपोषण। संतुलित भोजन हमने पढ़ लिया, अब आता है कुपोषण। सबसे पहली बात कि संतुलित भोजन ले हम, ये क्या है, संतुलित भोजन अगर अपन ले, मतलब हम जो भोजन लेते हैं वो अगर संतुलित भोजन होगा तो क्या होगा, हमारा मतलब कौन कौन से लाभ होंगे। संतुलित भोजन लेने के लाभ पढ़ लिए, अब हमें पढ़ना है संतुलित भोजन लेने की हानियां क्या होती है, क्या होता है अगर हम संतुलित भोजन नहीं लें। क्योंकि संतुलित भोजन लेंगे तो उसका लाभ तो हमें पता चल गया कि ये फायदे हैं, लेकिन हमें नुकसान भी पढ़ने हैं कि नुकसान क्या क्या होते हैं। तो नुकसान क्या क्या होते हैं वो हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। नुकसान क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुपोषण। कुपोषण होता है मतलब जब भी हम असंतुलित भोजन, या फिर असंतुलित किसको कहेंगे, जिसमें ये जो भी पोषक तत्व हैं उनमें से कोई भी एक भी पोषक तत्व नहीं होगा, तो उस भोजन को हम असंतुलित भोजन कहेंगे, ठीक है। जब हम संतुलित भोजन लेते हैं तो हमें ये लाभ होते हैं, नहीं लेंगे तो हमें कुपोषण होता है। कुपोषण मतलब कि अगर हमारे भोजन में कोई भी एक पोषक तत्व या एक से अधिक पोषक तत्व कि एब्सेंट हो, मतलब ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं हुआ हमारे फूड में, या फिर प्रोटीन नहीं हुआ, या फिर वसा नहीं हुआ, या फिर खनिज लवण नहीं हुआ, विटामिन नहीं हुआ, कोई भी एक भी पोषक तत्व हमारे फूड में लंबे समय तक अब एब्सेंट हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, कुपोषण, ठीक है। तो हम क्या डेफिनेशन मानते हैं इसकी, कि भोजन में लंबे समय तक लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो। पोषक तत्व मतलब जो हमने ऊपर पढ़ लिए, इनमें से कोई एक या एक से अधिक, मोर देन 2, 3, मतलब सारे, ठीक है। अगर एक हुआ तो भी कुपोषण हो जाएगा, एक से ज्यादा होंगे तो भी कुपोषण हो जाएगा, ठीक है। तो उन पोषक तत्वों की कमी होने पर हमें क्या हो सकता है, कुपोषण हो सकता है। इसलिए हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि कुपोषण होने के प्रभाव क्या होते हैं, ठीक है, मतलब कैसे कैसे कुपोषण हो सकता है। तो फर्स्ट हमारे ये 3 है कुपोषण, कि अगर हम विटामिन की हमारे भोजन में कमी होगी तो विटामिन कुपोषण हो जाएगा। यदि हमारे जो भोजन है उसमें प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो प्रोटीन कुपोषण हो जाएगा। यदि खनिज की कमी हुई तो खनिज कुपोषण हो जाएगा, ठीक है। जो हमने ये सारे पोषक तत्व हैं, जो हमने पोषक तत्व पढ़े हैं, खनिज लवण, विटामिन और प्रोटीन। प्रोटीन की कमी होगी तो प्रोटीन कुपोषण, खनिज की कमी होगी तो खनिज कुपोषण, देन विटामिन की कमी होगी तो विटामिन कुपोषण। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कुपोषण का वाला भाग। अब हम क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट विटामिन कुपोषण हुआ या प्रोटीन कुपोषण हुआ या खनिज कुपोषण हुआ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, क्या होता है प्रोटीन कुपोषण, विटामिन कुपोषण, ये सब चीजें, ठीक है। हमने पढ़ लिया है यहाँ कुपोषण, और कुपोषण कितने टाइप के होते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण क्या होता है, कौन सी किसकी कमी से होता है, इससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं, क्या लक्षण होते हैं, ये सब हमें विटामिन कुपोषण में देखते हैं। फर्स्ट हमारा आता है विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण वह कुपोषण जो विटामिन की कमी से होता है। डेफिनेशन समझ में आई, जिसमें विटामिन की कमी होगी। किसकी कमी होगी, विटामिन की कमी। इसमें विटामिन की कमी होगी तो हमें क्या हो जाएगा, विटामिन कुपोषण। भोजन में विटामिन की कमी होने से विटामिन कुपोषण होता है, ठीक है। तो देखिए विटामिन हमें पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ। नहीं पढ़ा तो विटामिन हमारे जो भोजन में विटामिन होते हैं वो कई प्रकार से होते हैं। जैसे विटामिन ए होता है, विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, ई होता है, के होता है, ऐसे बहुत सारे विटामिन होते हैं, ठीक है। हम इन विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है कि हमने विटामिन तो देख लिए किस किस टाइप के होते हैं, लेकिन हमें जो हमारी साइंस की लैंग्वेज होती है
उस लैंग्वेज में इनको क्या बोलते हैं, ये पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा हमारे सिलेबस के लिए। देन आगे एग्ज़ाम में भी, कंपटीशन एग्ज़ाम में के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जो ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये भी आपको आगे कंपटीशन एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। सो आप इसको एकदम डीपली पढ़ें, ठीक है, जो हम आपके एग्ज़ाम में भी काम आएगा, देन आप कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर पार्टिसिपेट करेंगे देन वहाँ भी काम आएगा, ठीक है। सो हम चलते हैं हमारे विटामिन की तरफ। फर्स्ट आता है विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम, ये सारे केमिकल नेम है, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल नेम। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, आप लिखेंगे रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, ठीक है। रेटिनोल की कमी से, यहाँ क्या है, कमी से होने वाले रोग, ये तो विटामिन है, यहाँ आएगा कमी से होने वाले रोग, कि हमारे भोजन में यदि विटामिन ए की कमी हो जाए, किसकी कमी हो जाए, विटामिन ए की कमी हो जाए, तो हमें कौन सा रोग होगा, तो हमें होगा रंतोधी रोग। अब आप रंतोधी रोग क्या होता है ये सोच रहे होंगे, तो रंतोधी रोग क्या होता है कि जिस व्यक्ति को ये रंतोधी रोग हो जाता है उसको क्या होता है कि या तो दिन में दिखाई नहीं देता या फिर रात में दिखाई नहीं देता, ठीक है। जैसे लक्षण इसके बताए गए हैं यहाँ पर, लक्षण क्या होते हैं, प्रकाश यानी दिन में, ठीक है, दिन में या रात में दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो दिन में या रात में दिखाई नहीं देगा तो उसे क्या हो जाएगा, उसका मतलब क्या है, उस व्यक्ति को रंतोधी रोग है जो कि विटामिन ए की कमी से है, ठीक है। दूसरा आता है B1, यहाँ B1, B2, B3 ऐसे कई टाइप के होते हैं, हमें 3 ही पढ़ने हैं, 1, 2, 3, ठीक है, आपके सिलेबस में 3 ही है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। विटामिन B1 का नाम है थायमीन, ठीक है, थायमीन है। इसके कमी से होने वाला रोग क्या है, बेरी-बेरी, B1 से बेरी-बेरी, और इसके लक्षण क्या होते हैं, हृदय धड़कन कम हो जाती है, ठीक है, और हमारी जो पेशियां हैं वो कमजोर हो जाती है, ठीक है। देन आता है विटामिन B2, B2 होता है राइबोफ्लेविन, इसका रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, फ्लेविन। आप इसकी बारी बारी कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये टंग पे फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस, ठीक है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति क्या होता है, भूलने लग जाता है अपनी चीज़ों को, अपने बारे में, या ऐसी कुछ कुछ छोटी छोटी बातें वो क्या करने लग जाता है, भूलने लग जाता है। या फिर त्वचा का फटना, इसमें क्या होती है, त्वचा फटने लग जाती है, तो इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, राइबोफ्लेविनोसिस, याद रहेगा, राइबोफ्लेविनोसिस। देन आता है B3, B3 क्या है, नियासिन, इसका रासायनिक नाम क्या है, नियासिन, B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, ठीक है। फिर आता है पेलेग्रा, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग होता है। B3 की कमी हमारे फूड में होगी तो हमें पेलेग्रा रोग हो सकता है। और पेलेग्रा के लक्षण क्या क्या होते हैं, जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ना, ठीक है। जब हमारी हमें पेलेग्रा रोग हो जाएगा तो आपके क्या है, जीभ या फिर त्वचा पर जो हमारी चमड़ी होती है उस पर पपड़ियां जमने लग जाएगी, ठीक है। देन आता है ये यहाँ पे सी आएगा, हाँ ये जो नीचे लिखा हुआ है ये है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, क्या नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी रोग होता है, सी से स्कर्वी, सी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, मसूड़ों से खून आने लग जाता है और चकत्ते बनना शुरू हो जाते हैं, हमारे जो दांत का मसूड़ा हम जिसको बोलते हैं उसमें से खून आने लग जाता है और चकत्ते बनने लग जाते हैं, ठीक है। फिर आता है डी, कैल्शीफेरोल, कैल्शीफेरोल, इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है ये कैल्शीफेरोल। देन ये आता है रिकेटस जो कि इसकी कमी से रोग होता है, और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, पैरों की हड्डियां मुड़ने लग जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी ये पैर हैं किसी भी बच्चे के, या फिर मोस्टली बच्चों में होता है ये। देन ये क्या होता है कि ये पैर हैं, ठीक है, ये पैर क्या होते हैं, अंदर की तरफ मुड़ने लग जाते हैं, इस साइड मुड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे क्या होते हैं, टेढ़े चलने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ है। तो ये हुए हमारे विटामिन कुपोषण, हमने जाना कि विटामिन की कमी से होते हैं उनको विटामिन कुपोषण बोलते हैं। और विटामिन कौन कौन से टाइप के होते हैं, ए, B1, B2, B3, C और D। आगे और भी विटामिन होते हैं बट आपके सिलेबस में यहीं तक है।
तो आप इसको देखें और ये कमी से होने वाले रोग हैं, देन यहाँ लक्षण है। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो, ठीक है, वैसे होगा नहीं ऐसा, बट इफ अगर 1% भी अगर नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं आपको वापस रिवीजन करवा दूंगी। ठीक है, सो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने बता तो दिया कि ए की कमी से रेटिनोल होता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, मतलब केमिकल नेम है रेटिनोल। कमी से होता है रंतोदी रोग। बी का थाइमिन होता है, बेरी रोग हो जाता है। B2 से राइबोफ्लेविन, इसका जो केमिकल नेम है, और कमी से होने वाला रोग राइबोफ्लेविनोसिस है। ठीक है, B3 से नियासिन होता है, मतलब नियासिन केमिकल नेम है, और पेलेग्रा रोग हो जाता है। C का नाम एस्कोर्बिक अम्ल है, इससे स्कर्वी रोग हो जाता है। D का कैल्शिफेरोल है, जो कि रिकेटस रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इसकी ट्रिक चाहिए कि मैम इसको याद कैसे करूं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ट्रिक जानने के लिए आप क्या करेंगे, मेरी वेबसाइट है एक डेली हिंदी स्टडी के नाम से। डेली, मैं यहाँ लिख देती हूँ, डेली हिंदी स्टडी, डेली हिंदी स्टडी डॉट blogspot.com। समझ में आई? ये मेरी वेबसाइट है, डेली DAILY डेली हिंदी HINDI हिंदी स्टडी STUDY स्टडी डॉट ब्लॉग BLOG स्पोर्ट SPOT sport.com। ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। अगर आपको ये इसकी ट्रिक चाहिए कि कैसे लर्न करें, देन मेरी आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी ट्रिक मिल जाएगी। आप सर्च करेंगे, वहाँ विटामिन का जो टॉपिक है उसको सर्च करेंगे, देन आपको इसकी ट्रिक मिल जाएगी, और बहुत इजी तरीके से वहाँ बताया गया है। ठीक है, तो आपको इसके अलावा और भी कई चीज़ें वहाँ मिलेगी देखने को, आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग, या फिर SST के जो नोट्स होते हैं वो, आपको खूब सारी चीज़ें मिलेगी। देन आप प्लीज़ यहाँ विजिट कीजिए, तो आपको क्या है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। विटामिन कुपोषण आपने पढ़ लिया है। विटामिन कुपोषण के बाद हम क्या पढ़ेंगे, विटामिन कुपोषण के बाद जो हमारा प्रोटीन कुपोषण है, तो प्रोटीन कुपोषण पे चलते हैं हम। ये हमारा प्रोटीन कुपोषण है। ठीक है, तो प्रोटीन कुपोषण हम पढ़ते हैं, ये हमारा सेकंड कुपोषण है। ये कैसे होगा कि जब भी हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, किसकी कमी हो जाएगी, लगातार प्रोटीन की कमी होने से हमें कुपोषण रोग हो जाता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि विटामिन की कमी से क्या होता है, विटामिन कुपोषण। सिमिलर प्रोटीन की कमी से कौन सा होगा, प्रोटीन कुपोषण। तो भोजन में लगातार प्रोटीन की कमी होने से कौन सा रोग हो जाता है, प्रोटीन कुपोषण हो जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है क्वाशियोकोर। कौन सा आता है, क्वाशियोकोर। देन सेकंड नंबर पे आता है मैरस्मस, क्वाशियोकोर और मैरस्मस। ये नाम आप रिपीट करेंगे, देन आपकी टंग पे फिट हो जाएंगे, क्वाशियोकोर एंड मैरस्मस। अब हम समझते हैं कि प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, फर्स्ट आता है क्वाशियोकोर, देन सेकंड आता है मैरस्मस। लेकिन क्वाशियोकोर रोग होता क्या है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये हमारे हैं लक्षण। हम ये लक्षण देख के हम पहचान सकते हैं कि हमें क्वाशियोकोर रोग है। ठीक है, जैसे लक्षण क्या क्या होते हैं कि बच्चे का पेट फूलने लग जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चे का पेट फूलने लग जाता है। इसमें भूख कम लगती है, जो स्वभाव होता है हमारा चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली पड़ने लग जाती है, मतलब सूखी सूखी त्वचा हो जाती है, तो हमारी जो चमड़ी होती है वो काली और धब्बेदार होकर फटने लगती है। ठीक है, तो ये सारे अगर किसी में लक्षण हो, देन आप पहचान सकते हैं कि उसे क्वाशियोकोर रोग है, जो कि प्रोटीन की कमी से है। बात समझ में आई, किसकी कमी से है, प्रोटीन की कमी से है, और क्वाशियोकोर उसका नाम है। ठीक है, लक्षण ये सब मैंने आपको समझा दिए हैं। देन सेकंड नंबर पे आता है मैरस्मस। हम किसकी कमी से पढ़ रहे हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग पढ़ रहे हैं, और उसका सेकंड जो रोग है वो मैरस्मस रोग है। ठीक है, मैरस्मस क्या होता है, अब हमें पता हो तो हम क्या करते हैं, लक्षण चेक करते हैं। लक्षण क्या होते हैं उसमें, पहली बात तो जो बच्चा होता है वो दुर्बल हो जाता है, मतलब बहुत पतला हो जाता है, जिसमें हड्डियां दिखने लग जाती है,
एकदम फेस मतलब एकदम पतला हो जाता है, हाथ एकदम पतले हो जाते हैं, तो हड्डियां एकदम दिखने लग जाती है, बच्चा एकदम पतला हो जाता है। ठीक है, आंखों का अंदर की ओर धंसना, जो हमारी आंखें होती है जनरली हम देख सकते हैं कि एकदम नॉर्मल टाइप की होती है, बट अगर किसी बच्चे को मैरस्मस रोग होता है तो उसकी आंखें बिल्कुल अंदर की तरफ धंस जाएगी, मतलब आपको एकदम छोटी छोटी दिखाई देगी। ठीक है, सो ये हुए हमारे मैरस्मस रोग के लक्षण। ठीक है, तो हमने मैरस्मस रोग के लक्षण पढ़ लिए। अब तीसरे नंबर पे आता है हमारा खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण, ठीक है, खनिज कुपोषण कैसे, जैसे सिमिलर हमने विटामिन कुपोषण पढ़ा कि विटामिन की कमी से होता है, सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा प्रोटीन की कमी से प्रोटीन कुपोषण होता है, सिमिलर वहां यहाँ पर भी ऐसा ही है, खनिज कुपोषण मतलब खनिज की कमी से होगा। ठीक है, तो भोजन में लगातार यदि खनिज की कमी हो जाए तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, खनिज कुपोषण हो जाएगा। देन खनिज क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं हम जाने, तो खनिजों के नाम हमें दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इन तत्वों के नाम ध्यान रखने, ये सब खनिज में आते हैं। ठीक है, तो तत्व का नाम क्या है, सोडियम, जिसको Na से लिखते हैं हम, सोडियम इसका संकेत होता है, वो आपके शायद सिलेबस से हट चुका है तो हम नहीं पढ़ेंगे इसको। सो सोडियम क्या है, सोडियम हमारा खनिज है। सोडियम की कमी से, जो सोडियम की कमी से अगर हमारे भोजन में लगातार सोडियम की कमी हो जाए या फिर इन सभी में से किसी भी एक तत्व की कमी हो जाए तो हमें क्या हो जाएगा, खनिज कुपोषण हो जाएगा। तो ये सोडियम कमी से तो हमें पता चल गया कि कुपोषण होने वाला है, खनिज कुपोषण हो जाएगा, लेकिन ये काम क्या करता है अगर हम देखें तो इसका कार्य क्या होता है कि मांसपेशी संकुचन, मांसपेशियां जो होती है हमारी उनका संकुचन का काम करता है, तंत्रिका होती है उसको क्या करता है, आवेश संचरण का काम करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाए तो ये सब काम क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, खनिज कुपोषण हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है पोटेशियम। पोटेशियम की कमी से सिमिलर यही सारे वर्क कर रहा है पोटेशियम भी, तो मैंने यहाँ नहीं लिखा है तो आप ऊपर वाला ही लिखें। ठीक है, देन आता है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी आप जानते ही हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है। ठीक है, क्योंकि हमारी हड्डियां और जो दांत है वो कैल्शियम से बने होते हैं, तो हमारे अगर हमें कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारी हड्डियां और दांत क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तो इसका कार्य क्या होता है, हड्डियां और दांतों को मजबूती बनाए रखना। फास्फोरस का भी यही काम होता है, तो फास्फोरस भी आता है। यहाँ लौह तत्व क्या होता है, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हमारे जो हीमोग्लोबिन मतलब रक्त होता है, हीमोग्लोबिन बोलते हैं, उसमें क्या होता है, लोह तत्व प्रेजेंट होता है। देन आता है आयोडीन, जो हमारे थायरोक्सिन हार्मोन्स को निर्माण करता है। थायरोक्सिन हार्मोन क्या होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, तो उसका निर्माण करता है। ठीक है, आयोडीन हमारे थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है जो कि हमारे नमक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे खनिज हुए, मतलब तत्वों के नाम हुए। इन सभी की कमी से हमें कौन से रोग हो सकता है, खनिज कुपोषण हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए। देन हम आगे पढ़ेंगे लौह तत्व की कमी। अब लौह तत्व की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, तो रक्तहीनता यानी एनीमिया रोग हो सकता है। इससे कौन सा रोग हो सकता है, एनीमिया रोग हो सकता है, जिसमें चेहरा पीला पड़ने लग जाता है और खून की कमी हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमें लौह तत्व जिन फूड में प्रेजेंट होता है वो फूड हमें खाना चाहिए। फिर आता है आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी से आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में, मतलब एड में क्या होता है कि हमारी जो गर्दन है उसके आसपास का एरिया फूल जाता है, हमारी गर्दन के आसपास का एरिया फूल जाता है। ठीक है, तो आयोडीन के ऐड में आपने देखा होगा उसमें क्या होता है, उस पर्सन की गर्दन फूली हुई दिखाई गई है, तो वो क्या होता है, घेंगा रोग होता है, उसको क्या बोलते हैं, घेंगा या गलगंड रोग। ठीक है, तो ये क्या होता है, थायराइड ग्रंथि की क्रियामंद, यानी इस थायराइड जो ग्रंथि होती है वो काम करने लग जाती है, किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। देन हमें क्या करना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हुआ एक टॉपिक। तो आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करते जाएं एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें साथ ही साथ। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है हमारा मानव स्वास्थ्य। ठीक है, हमने फूड के बारे में जान लिया कि फूड क्या चीज है। देन हम ह्यूमन हेल्थ के बारे में जानते हैं कि ह्यूमन हेल्थ क्या चीज होती है, हमारे लिए क्या फायदेमंद है और क्या नुकसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हम फर्स्ट टॉपिक हमारा है जल, कि जल क्या है, जल के गुण क्या होते हैं, अगर हम जल नहीं ले तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो शुद्ध जल क्या होता है, दूषित जल क्या होता है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि जल के गुण क्या क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम जनरली वैसे तो पानी में क्या होता है, बहुत बारीक बारीक कण होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, बट फिर भी हम क्या करते हैं, एक बार चेक करते हैं पानी पीने से पहले, देखते हैं कि पानी साफ है या नहीं है। तो उसी तरह से हमें ये गुण है एक तरह से कि सूक्ष्म कण या वनस्पति कण नहीं होने चाहिए, हमारी आंखों से देखने पर नहीं दिखाई देते, बट फिर भी हम चेक करके पीते हैं, तो वो क्या है, एक गुण है कि उसमें क्या है, कोई कण तो नहीं गिरा हुआ, तो क्या है, जल का गुण है कि उसमें क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी सूक्ष्म कण नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन आता है जीवाणु विषाणु नहीं होने चाहिए, कोई भी जो जीवाणु है या विषाणु है वो नहीं होना चाहिए, तो वो कौन सा जल हो जाएगा, शुद्ध जल हो जाएगा। पीएच संतुलित होना, अगर जल शुद्ध है तो उसका पीएच संतुलित रहेगा, देन ऑक्सीजन की मात्रा उसमें घुली होनी चाहिए। ये सब क्या है, हमारे जल के गुण हैं। ठीक है, देन हम पढ़ते हैं आगे कि जल की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों है। हमने जल के गुण तो पढ़ लिए कि कौन कौन से गुण हैं, तो हमें आगे जानना है कि जल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये तो आप जानते ही होंगे कि हम जल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखते हैं हम, चुस्ती व ऊर्जा मिलती है हमें, पानी पीने से हमें क्या मिलती है, ताकत मिलती है। फिर क्या होता है, थकान नहीं होती। पानी क्या है, हमारी बॉडी के लिए 100% कंपल्सरी है। इफ अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिए तो हमारे क्या है, जो अगर मान लो कि कोई बीमारी होने वाली भी हो, देन वो नहीं होगी, क्योंकि पानी से क्या है, बहुत ज़्यादा जो गंदगी होती है हमारे शरीर से वो निकल जाती है। ठीक है, तो उससे क्या है, रोग होने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। तो इससे क्या है, थकान नहीं होती, रेशों की मात्रा संतुलित रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब है कि अगर हमें कोई रोग हो जाए तो उससे लड़ने के लिए एक क्षमता तो होती है, तो अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो वो क्षमता क्या है, काम नहीं करेगी। ठीक है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। मोटापा नहीं होता, मोटापा नहीं होता, एलर्जी होने की आशंका कम होती है। मैंने बताया ना कि पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां अपने आप गायब हो जाती हैं, तो ये वही है, एलर्जी नहीं होती, फेफड़ों में संक्रमण नहीं होता, पथरी भी नहीं होती, सर्दी जुकाम भी नहीं होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, जिससे ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो फेस नहीं करनी पड़े। देन आता है दुष्प्रभाव कि हमें अगर हम दूषित जल जो होता है वो पी लें तो हमें कौन कौन से दुष्प्रभाव हो जाएंगे, किससे, दूषित जल पीने से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीमारियां क्या क्या होती है, बीमारियां क्या होंगी, हेजा या पेचिस। ठीक है, तो दूषित जल जो होता है उसको पीने से हेजा या पेचिस रोग होता है। और संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड या पीलिया, ये सारे रोग क्या है, दूषित जल जो होता है उसके पीने से। अगर हम दूषित जल पी लें तो हमें ये सब रोगों का फेस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है नारू रोग। नारू रोग भी दूषित जल होता है उसके पीने से होता है। तो इसका रोगजनक क्या होता है, मतलब कौन सा जो होता है जीवाणु या विषाणु जो हमें रोगजनक देता है, जो नारू रोग है वो हो जाता है, तो उसका रोगजनक होता है ड्रैगनकुलस मैंडेनेसिस। ठीक है, ड्रैगनकुलस मैंडीनेसिस, ये इसका रोगजनक है। ठीक है, जो राजस्थान में रोकथाम के लिए, राजस्थान में ये नारू रोग एक बार हुआ था, तो उसके रोकथाम के लिए 2000 में जो उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाए गए थे, कब चलाए गए थे, 2000 में हमारी गवर्नमेंट ने चलाए थे। नारू रोग बीच में स्टार्ट हो गया था, तो क्या हुआ था, 2000 में उसके रोकथाम के लिए कार्यक्रम चलाए थे हमारी गवर्नमेंट ने। ठीक है, देन आता है मोटापा कि हमारे शरीर के लिए मोटापा कैसे है, क्या है, कैसे होता है, हमारे शरीर के लिए फायदा करता है या नुकसान करता है। तो मोटापा क्या चीज होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोटापा हम जानते हैं कि जो भी हम ज्यादा से ज्यादा चीजें खाते हैं या फास्ट फूड खाते हैं तो हम मोटापा होता है। तो उसमें क्या होता है, वसा जम जाती है, वसा या फैट जिसको बोलते हैं, अगर वो हमारे शरीर में जम गई तो क्या हो गया, मोटापा हो जाता है। तो वसा का शरीर में जमा होना ये क्या है, मोटापे का एक प्रमुख कारण है। देन आता है दुष्प्रभाव कि मोटापा मान लो कि हो गया, लेकिन उससे दुष्प्रभाव क्या होंगे, मतलब क्या क्या नुकसान होते हैं। तो उससे क्या होता है, आयु जो हमारी होती है वो कम हो जाती है, बीमारियां हो जाती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोटापा अगर है किसी को तो उसे जल्दी बीमारी घेरती है। कौन कौन सी बीमारी, हृदय रोग हुआ, मधुमेह या डायबिटीज रोग हुआ, निद्राकालीन श्वास रोग हो जाता है, कैंसर हो जाता है, या फिर
अस्थि यानी हड्डियों से संबंधित रोग हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोटापे से होने वाले रोग, तो ये सब रोग मोटापे से हो जाते हैं। देन आता है, हमने वो पढ़ लिए दुष्प्रभाव की दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो हम क्या जानना चाहते हैं, किस कारण से होते हैं ये, मतलब जो मोटापा है वो किस कारण से होता है। खाना तो हमें खाना कंपल्सरी है, तो हम मोटापे को कैसे कवर कर सकते हैं या फिर क्या क्या कारण है इसके होने के। तो फर्स्ट बात है कि व्यायाम कम करना। अगर कोई पर्सन फास्ट फूड या ज़्यादा खाना खाता भी है तो नुकसान नहीं होगा अगर वो व्यायाम लगातार करता रहे। तो व्यायाम कम करते हैं, देन उसकी वजह से क्या होता है, मोटापा हो जाता है। फिर आता है कृत्रिम भोजन या जंक फूड खाना, मतलब फास्ट फूड खाना, जो हम चाट पकौड़ियाँ खाते हैं, ठीक है। तो वो चाट पकौड़ी खाने से होता है। ऊर्जा का सेवन व व्यय में अंतर। ऊर्जा का सेवन और व्यय में अंतर का मतलब क्या है कि हम ऊर्जा का कुछ भाग सेवन करते हैं, मतलब ऊर्जा हमने ले तो ली खाना खाने से, लेकिन उसका क्या नहीं किया, व्यय नहीं किया, मतलब उसको खर्च नहीं किया। जैसे मोटापा मोस्टली लोगों में कैसे होता है कि लोग खाते रहते हैं खाते रहते हैं खाते रहते हैं और बैठे रहते हैं, लेकिन काम वो कुछ नहीं करते, वे अपनी ऊर्जा को खर्च किसी में नहीं करते। खाने से उन्होंने ताकत तो ले ली, बट उन्होंने क्या किया, उस ताकत का यूज नहीं किया, ठीक है। तो बैठे रहते हैं और वो क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो वही सिमिलर है इसका, ऊर्जा का सेवन तो कर लेते हैं, बस उसको खर्च नहीं करते, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए, जितनी हमें ऊर्जा लेनी चाहिए देन उसकी खर्च भी करनी चाहिए। तो हमारा जो हमारा हेल्थ है, हमारी हेल्थ है वो हमारी एकदम संतुलित रहेगी। देन आती है बात स्थिर जीवन यापन। स्थिर जीवन यापन मतलब कि इंसान बैठा ही रहता है और खाते रहता है खाते रहता है, तो उससे क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे मोटापे की बात हुई। अब हम क्या जानते हैं कि शरीर का भार सूचकांक, जो हमारा वेट होता है वो मतलब क्या सूचकांक होता है उसका, किस अनुपात में हम उसको नापते हैं। तो मानव का भार किलोग्राम में नापते हैं अपॉन लंबाई मीटर का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है मापने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे। फिर आता है रक्तचाप, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है या फिर जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बीपी, कि बीपी लो हो गया या फिर बीपी हाई हो गया, तो वो किस वजह से होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं हम रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बीपी, ठीक है। तो ये किस वजह से हाई होता है या फिर किस वजह से लो होता है, उसका रीजन क्या है, तो हम देखते हैं। देखिए, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं। जो हमारी नसें होती है, रक्त वाहिनियां होती है, मतलब जिनमें से रक्त बहता है, वो क्या करती है, बहते रक्त के द्वारा, मतलब बहता रहता है रक्त, लेकिन हमारी नसों की दीवारें होती है उन पर दबाव पड़ता है, ठीक है। हमारी नसें क्या करती है, रक्त बहता रहता है, बट वो क्या है, प्रेशर डालती है हमारी जो नसों की दीवारों पर, ठीक है। तो वो दबाव पड़ता है, देन उसको क्या बोलते हैं, रक्तचाप बोलते हैं, ठीक है। अब रक्तचाप होता क्या है, किस प्रकार के होते हैं, तो हम देखते हैं। देखिए, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। ये क्या है, रक्तचाप के प्रकार, रक्तचाप के प्रकार हैं ये। तो इसमें क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायास्टोलिक। सिस्टोलिक को एस से लिखते हैं, डायास्टोलिक को डी से लिखते हैं, ठीक है। सिस्टोलिक और डायास्टोलिक क्या होता है, रक्तचाप होता है सिस्टोलिक और डायास्टोलिक। इसका रेशो कितना होता है, मोस्ट क्वेश्चन है ये, 120-80 होता है। क्या होता है, 120-80, मतलब सिस्टोलिक होता है 120 और डायास्टोलिक होता है 180, सॉरी 80, ठीक है। 120 देन 80, तो 120 किसका होगा, सिस्टोलिक का होगा, और डायास्टोलिक का 80 होगा, ठीक है। अब सिस्टोलिक और डायास्टोलिक क्या होता है, तो सिस्टोलिक क्या होता है, हृदय द्वारा रक्त को धमनियों में भेजना। जो हमारा हार्ट से जो रक्त बहता है, उस रक्त को क्या करता है, धमनियों में भेजता है। हम धमनियां क्या होती है, हृदय क्या होता है, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हृदय वाला रक्त है उसको धमनियों में भेजने का काम कौन करता है, सिस्टोलिक करता है। और डायास्टोलिक क्या करता है, धमनियों में जो रक्त है उसको क्या करता है, हृदय में भेजता है। बात समझ में आई, हृदय से धमनियों में भेजने का काम कौन करता है, सिस्टोलिक, और धमनियों से हृदय में भेजने का काम कौन करता है, डायास्टोलिक, ठीक है। तो बात समझ में आई होगी। फिर क्या होता है, उपकरण कि जो बीपी हम नपवाते हैं, मान लो कि मतलब सुना होगा आपने कि किसी पर्सन की बीपी लो हो गई या फिर हाई हो गई, तो वो नपवाने गया था, ठीक है, हॉस्पिटल में उसकी बीपी नापी, ऐसे ऐसे कुछ लैंग्वेज सुनते हैं। तो वो किस उपकरण से डॉक्टर नापते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रक्तचाप मापी, रक्त
चाप मापी, या फिर हम साइंस की लैंग्वेज में बोले उसको तो स्फाइग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फाइग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फाइग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप मापी का यंत्र क्या मतलब रक्तचाप मापी है, और साइंस की लैंग्वेज में अगर हम बोलते हैं तो स्फाइग्नोमैनोमीटर उसको बोलते हैं। ठीक है। प्रमुख व्यक्ति, मतलब प्रमुख व्यक्ति यहाँ पे किस चीज से रिलेटेड है? ये रक्तचाप से रिलेटेड व्यक्ति है। ठीक है। तो रक्तचाप को सबसे पहले घोड़ों में बताया गया था। किसने बताया था? स्टीफन हेल्स ने। ये वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने रक्तचाप को सबसे पहले घोड़ों में जांचा था। ठीक है। तो घोड़ों में बताया था कि घोड़ों में क्या होता है? रक्तचाप होता है। कब बताया था? 1783 में। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक जानकारी के लिए बताया गया है। और कापलन एक वैज्ञानिक है जिसने परिभाषा दी थी रक्तचाप की 1983 में। ठीक है। तो ये हमारी हुई रक्तचाप की बात। देन आता है कि रोग। अब रोग कौन कौन से होते हैं? क्या क्या रोग होते हैं रक्तचाप से? कि अगर हमारी जो बीपी है वो कम हो जाए तो कौन से रोग होंगे, देन अगर हाई हो जाए तो कौन कौन से रोग होंगे। ठीक है। तो हम रोगों की चर्चा करते हैं। अब आता है निम्न रक्तचाप, कि अगर हमारी बीपी जब लो हो जाती है, मतलब डाउन हो जाती है, या फिर लो जिसको बोलते हैं, लो हो जाए तो हमें कौन कौन से रोग होंगे, उसको क्या बोलेंगे? निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? धमनियों और नसों में रक्त का कम हो जाना। धमनियां और नसें हम पढ़ेंगे, नसें तो आप जानते ही होंगे जिसमें खून बहता है। तो धमनियों और नसों में रक्त का कम होना। ठीक है। अगर रक्त कम हो जाए तो हमारी बीपी लो हो जाएगी। शरीर में ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों की पूर्ति कम होना, ऑक्सीजन की कमी होगी तो बीपी कम होगा। अगर अंगों को क्षतिग्रस्त हो जाना, जब भी हमारा कोई अंग इफेक्ट होगा, मतलब लग जाएगी, तो उससे क्या होता है? बीपी लो हो जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि बीपी जो होती है वो निम्न होगी तो उसको बोलते हैं बीपी लो हो जाती है, बोलते हैं हम बीपी लो होने के। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। देन अगर बीपी हाई हो जाए, क्या हो जाए? बीपी क्या हो जाए? हाई हो जाए तो हमारे क्या क्या लक्षण होते हैं, या फिर क्या होता है उसमें? तो उसमें क्या होता है? धमनियों और नसों में रक्त का अधिक दाब हो जाता है। ऊपर वाले में जो निम्न हुआ था उसमें तो रक्त का दाब कम हो जाता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, जिस वजह से बीपी हाई हो जाती है। और इसमें क्या होता है? धमनियों के फटने की आशंका। ठीक है। जो हमारी नसें होती है, एक तरह से जानते हैं, वो क्या होती है? प्रेशर ज्यादा डालती है। प्रेशर ज्यादा डालने की वजह से क्या होता है? फटने की आशंका हो जाती है, उसको बोलते हैं बीपी हाई, उच्च रक्तचाप। ठीक है। अब ये हमने पढ़ तो लिया कि निम्न रक्तचाप या उच्च रक्तचाप होता क्या है। ठीक है। तो अब ये तो हमने मान लिया कि कैसे कैसे होता है, लेकिन इसका उपाय क्या है? ठीक है। क्या है उपाय इसका? इसको रोके कैसे? तो रोकथाम के उपाय क्या होते हैं? फल सब्जियों का प्रयोग करना, जल पर्याप्त मात्रा में पीना। मैंने बताया ना आपको कि जल जितनी ज्यादा मात्रा में आप पिएंगे उतने ही आपके रोग कम होंगे। और व्यायाम करना, व्यायाम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। देन जंक फूड से बचना। जंक फूड क्या होता है? हमारा फास्ट फूड, जो चाट पकौड़ी की जैसी चीजें होती है। जो पर्सन ज्यादा चाट पकौड़ी की वाली चीजें खाता है उसको ये हो सकता है। देन धूम्रपान व मदिरा का सेवन नहीं करना। ठीक है। ये उपाय है कि हम जो स्मोकिंग करते हैं या फिर शराब जो पीपल पीता है उसके हो सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए? ये सब चीजें नहीं पीनी चाहिए। फिर आता है नशीले पदार्थ। अब यहाँ तक तो हो गया हमारा रक्तचाप मापी क्या होता है, हमने पढ़ लिया। अब आता है नशीले पदार्थ क्या क्या होते हैं और उनसे क्या क्या मतलब होते हैं, हमारे इफेक्ट क्या क्या होते हैं। फर्स्ट आता है गुटखा। जो पर्सन गुटखा ये चीजें खाता है वो उसको कौन सा रोग होता है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस। कौन सा रोग होता है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तंबाकू जो खाता है उसको बोलते हैं निकोटिना टोबेकम। पौधा होता है उससे ये निकलता है तंबाकू। और कौन सा रोग हो जाता है? इसमें जो पदार्थ होता है नशीला वो होता है निकोटिन एल्कोहाइड। ठीक है। निकोटिन एल्कोहाइड होता है, नशीला पदार्थ होता है ये। देन आता है मदिरा, जो शराब होती है उसमें होता है एथिल अल्कोहल। कौन सा होता है? एथिल अल्कोहल होता है। अफीम जो होती है वो पेपेमर सोमनीफेरस होता है और 35 एल्कोहलोइड इसमें प्रेजेंट होते हैं। दवाइयों में मॉर्फिन, कोडीन और पैथेडिन होता है। अन्य जो भी होते हैं उनमें कोकीन भी होता है, गांजा भी होता है, ये चरम होता है। ये सब चीजें नशीले पदार्थ हैं ये। ठीक है। एलएसडी होता है लाइसर्जिक एसिड डाइअमाइड। ये सब चीजें बहुत आगे की है, तो आपको ये सब चीजें नहीं पढ़नी है। बस आपको ऊपर ऊपर से जानना है कि गुटखे से क्या होता है, तंबाकू से क्या होता है, मदिरा से क्या होता है, क्योंकि 10th के लेवल में इतना हाई लेवल का नहीं आएगा, तो आप 10th के लेवल का पढ़ें। ठीक है।
फिर आता है बच्चों में अनैसर्गिक नशा। बच्चों में क्या हो जाता है, कई चीजें को नशा हो जाता है, जैसे जूते चिपकाने वाली गोंद से नशा हो जाता है, नेल पॉलिश से हो जाता है, स्प्रे पेंट से हो जाता है। ये सब चीजें क्या होती है, क्योंकि उनमें भी कुछ कुछ चीजें होती है जो मतलब नशीले पदार्थ मिलाए जाते हैं उनमें, तो उनसे भी क्या हो जाता है, नशा हो जाता है। अब इनकी हानियां क्या क्या हैं? हानियां तो हम जानते ही हैं कि मुंह में कैंसर होता है, बांझपन हो सकता है, सामाजिक स्थिति जो होती है वो पैदा हो सकती है, मांसपेशियों का संतुलन सही ढंग से वर्क नहीं करता है, जो हमारा लीवर या यकृत होता है वो खराब हो जाता है, तो हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब होती है। क्यों? ठीक है, ये तो जानते ही होंगे आप। आपराधिक प्रवृत्ति होती है, मतलब लोग वो मदिरा का सेवन कर लेते हैं और फिर दंगे फसाद करते हैं। ठीक है, तो आपराधिक प्रवृत्ति होती है। फिर आती है मिलावट, कि चीजों में मिलावट कौन कौन सी होती है, क्या क्या मिलावटें होती हैं। तो फर्स्ट आता है कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या मिलावट होती है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक में होता है लिडिन, डीडीटी जिसको बोलते हैं, अंगों को खराब करता है वो। फॉस्फोरिक अम्ल भी मिला होता है जो दांतों को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए बोलते हैं हमें कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर आता है एथिलीन ग्लाइकोल, ये क्या करता है, सारे अंगों को खराब कर देता है। बोरिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल होता है जो अम्लता का बढ़ना, क्या होता है इसमें, हमारे शरीर में अम्ल का बढ़ना होता है। शीशा भी पाया जाता है जो हमारी यकृत को खराब करता है, और कैफीन आप जानते ही हैं, अनिद्रा, जिससे नींद की दिक्कत होती है। ठीक है, फिर आता है दूध। दूध में क्या क्या चीजें मिलावटी होती है, दूध में यूरिया, डिटर्जेंट, पोस्टर कलर, ये सब चीजें मिलाई जाती है जिससे दूध का सेवन खराब हो जाता है करना। ठीक है, घी और तेल में क्या मिला रहता है, सरसों का तेल मिला देते हैं घी में। ठीक है, ऑर्जिमोन मिला देते हैं, पोम ऑयल मिला देते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब चीजें सस्ती होती है, इसलिए क्या करते हैं लोग, घी और तेल में मिला देते हैं। ठीक है, अन्य भी कई पदार्थ होते हैं जो नुकसान होते हैं हमारे सेहत के लिए। जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो लाल मिर्ची का एग्जाम्पल लो। लाल मिर्ची क्या होती है, उसमें ईंट का चूरा मिला देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें मिलावटी है, तो लोग क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए मिलावट कर देते हैं, तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। देन इसकी रोकथाम के लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है, 1954 में चलाया था PFA, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। तो जो इसका मतलब क्या है, जो हम फूड लेते हैं उसमें अल्प मिश्रण मतलब निषेध अधिनियम, जो भी मिश्रण मिक्स करते हैं ये चीजें, उनको क्या करना है, रोकने के लिए यह अधिनियम चलाया गया था। ठीक है, तो ये हमारे फायदे के लिए गवर्नमेंट कई रूल्स चलाती है। तो गवर्नमेंट क्या है, ये 1954 में चलाया था ये अधिनियम। ठीक है, तो ये हमारा हुआ चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो आज इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे हमारा चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा होता है, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समथिंग 4 नंबर के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो छोटे छोटे पूछे जाएंगे, ज़्यादा डीपली नहीं पूछे जाएंगे। जो मैंने नोट्स दिए हैं आपको उसी में से पढ़ लेना है, इतना ही इनफ रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपने मेरी वीडियो पीछे वाली सिलेबस की नहीं देखी है देन वो देखें। अगर आपने मेरी जो मैथ्स की वीडियो है, मैं आपके लिए मैथ्स की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रखी हूँ मैं, उसमें आपका सिलेबस हो रहा है, कई वीडियोस हो चुकी हैं। अगर आपने मेरी वो भी नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके वो भी चेक करें, आपके लिए फ़ायदेमंद है। देन तीसरी बात कि स्पोकन इंग्लिश मैंने इसमें सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, तो आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो वीडियोज़ आपके लिए फ़ायदेमंद करेंगी। वो क्या है, सिर्फ आपको स्पोकन में ही नहीं फ़ायदा करेंगे, बट आपके लिए 10th क्लास में जो सिलेबस है उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर हमें जो करने पड़ते हैं एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम में। ठीक है, तो जनरली हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो आपको वो फ़ायदा करेगा, तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, ताकि मेरे वीडियोस आप तक, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस आप तक पहुंच सके। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।